अस्सलामुअलैकुम क्लास। कोर कोर्स ह्यूमन बॉडी बुक 1 का जो है इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है उसमें नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 जो है हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ नर्वस सिस्टम। और इसी तरह उर्दू मीडियम का जो है बुक का हमने जो टॉपिक है वो स्टडी करना है। आज के इस लेसन में हमारा इसका टॉपिक होगा कि किस तरह से हमने निगलना, स्वेलविंग, और उसके साथ जो है हम स्टडी करेंगे स्टमक जो है, मैदे को भी स्टडी करेंगे। तो ये दो टॉपिक जो उर्दू मीडियम के भी आज के लेसन में और इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट चैप्टर जो है नर्वस सिस्टम जो है ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम का, फिर उसके बाद जो है हम उर्दू मीडियम को भी स्टडी साथ करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है जी नर्वस सिस्टम, और इसमें जो है आज के इस लेसन में हम करेंगे जी स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम जो हैं इनके बारे में देखेंगे जी। तो नर्वस सिस्टम जो है उसका सबसे पहले देखते हैं जी कि स्कल में ब्रेन है विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसलिए फिर स्कल के देखते हैं उसकी प्रोटेक्शन किस तरह से की जाती है। जो नर्वस सिस्टम का ब्रेन है, दिमाग है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्कल मौजूद है। इसकी बोन्स देख लेते हैं। द बोनी स्केलेटन ऑफ हेड एंड फेस इज कॉल्ड स्कल। तो स्कल बेसिकली जो है ये बोनी स्केलेटन, बोन का बना हुआ एक ढांचा सा है जिसमें हम बात करते हैं फेस और हेड की। ठीक है, हेड की बोन्स और फेस की बोन को कलेक्टिव नाम दिया हमने स्कल। अगर सेपरेट बात करें, इनकी अलग-अलग से बात करेंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो है स्कल जो है, अगर स्कल की बात होगी तो फेस एंड हेड बोन्स कलेक्टिव इंक्लूड है इसमें। बट अगर बात अलग से बात करेंगे हेड की, तो हेड के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रेनियम। सर की बोन जो है उसे हम क्रेनियम कहते हैं, और इसी तरह चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं उसे हम फेशियल बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जी क्रेनियल बोन्स कितनी हैं और फेशियल बोन्स। क्रेनियम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स एंड द ब्रेन इज इनक्लोज इन इट। बेसिकली क्रेनियम के अंदर जो है नर्वस सिस्टम का, मेजर नर्वस सिस्टम का सेंटर जो है ब्रेन, जो हमारा ब्रेन बेसिकली क्रेनियम के अंदर मौजूद होता है। तो क्रेनियम में ब्रेन है, और क्रेनियम की बोन जो है, अब ब्रेन को जो है प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड की जाती है, जो उसका हिफाजत प्रोवाइड की जाएगी, वो 8 हड्डियाँ हैं, 8 तरह की बोन्स हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। वो भी हम डिटेल के साथ देखेंगे कौन कौन सी हैं। देन फेशियल स्केलेटन, तो फिर है जी फेशियल स्केलेटन, और इट कंसिस्ट ऑफ 14 बोन्स। तो इसकी जो है 14 हड्डियाँ हैं। ठीक है, टोटल जो है फेशियल 14 और क्रेनियम 8, टोटल 22 होती हैं बोन्स स्कल की। तो 14 हड्डियाँ होती हैं जी फेशियल बोन्स की, स्केलेटन की, और 13 बोन्स आर क्लोजली अटैच विद ईच अदर। तो जो 13 हड्डियाँ हैं वो आपस में इंट्रैंगल होती है, आपस में ही फेशियल बोन्स जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। बट वन बोन डेट इज मैंडिबल इज अटैच टू द क्रेनियम बाय लिगामेंट्स। तो मैंडिबल जो है लोअर जबड़ा जो है हमारा, जो लोअर जबड़ा होता है उसे कहते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल जो है एक लिगामेंट के थ्रू जाके तो क्रेनियम की बोन्स के साथ अटैच होता है। इसी वजह से मैंडिबल इज मूवेबल, लोअर जबड़ा मूवेबल होता है। तो ये जाके तो क्रेनियम की बोन्स के साथ जॉइंट बनाता है। तो बाकी सब हड्डियाँ जो है फेशियल की जो बोन्स है वो आपस में मिली होती है, लेकिन जो मैंडिबल है ये अपना जॉइंट जाके तो क्रेनियम बोन के साथ बनाता है। ये इसमें स्पेशलिटीज है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रेनियम। अब क्रेनियम को डिटेल से देखते हैं। जब हमने कहा जी क्रेनियम की 8 बोन्स हैं, और इन 8 बोन्स के पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए।
तो 8 बोन्स हैं जी, फ्रंटल बोन, पेरिटल बोन्स, नंबर थर्ड पे ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन्स, सिफनाइड बोन एंड इथमाइड बोन्स होती हैं। तो टोटल तो 8 हैं, लेकिन हमने तो बात की 6 हड्डियों की बात की। तो आप ब्रैकेट में देखें साथ पेरिटल के साथ और टेम्पोरल बोन के साथ जो है 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब पेरिटल बोन जो है पेयर की फॉर्म में होती है, पीटी, ठीक है ना। पीटी जो होती है ये पेयर्ड बोन्स हैं, पेरिटल बोन्स एंड टेम्पोरल बोन्स आर पेयर्ड व्हाइल अदर्स बोन आर सिंगल। चलें क्रेनियम स्टार्ट से देखते हैं। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स। तो इसकी 8 हड्डी हैं जी। सम क्रेनियल बोन्स कंटेन एयर फिल्ड कैविटी कॉल्ड साइनसिस। तो ये साइनसिस की डेफिनेशन भी, तो कुछ क्रेनियल बोन्स में एयर साइनसिस होते हैं, एयर की हवा होती है, ये कह लें कि एम्प्टी स्पेसिस होती है, उनमें एयर आती है, जो है हमने इसमें देखा भी था साइनसिस में। कुछ फेशियल बोन्स साइनसिस बनाती हैं, कुछ क्रेनियल बोन्स होती हैं वो भी साइनसिस बनाती हैं, जो कि नोज़ के साथ स्पेशली कनेक्ट होती हैं। तो इसी तरह कुछ क्रेनियल बोन्स के अंदर भी एयर फील्ड कैविटीज़ होती हैं, जिन्हें हम साइनसिस कह देते हैं। द साइनसिस रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल। तो बेसिकली जो है स्कल के की बोन जो क्रेनियम है, क्रेनियम की कुछ बोन्स के अंदर भी साइनसिस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये लाइट वेट हो जाती हैं। बेसिकली एयर आ जाएगी फिर उनमें और उनका वेट जो है रिड्यूस होता है। The 8 bones of the cranium are frontal bone. Number 1, frontal bone. It forms the anterior portion of the skull. तो अगर frontal bone आपको इधर से दिखाई जाए तो कुछ इस तरह, तो ये है जी फ्रंटल बोन, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है, ये है जी फ्रंटल बोन। ये हमारा जो है फ्रंट में मौजूद होती है ग्रीन कलर की ये बोन जो है, डेट इज़ अ फ्रंटल बोन, जो हमारा फोर हेड जो है ये बनाती है। इट इज़ फॉर्म द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द स्कल, का जो एंटीरियर पोर्शन अबव बोथ आइज़, दोनों आइज़ के ऊपर मौजूद है ये। इट फॉर्म द फोर हेड, तो ये हमारा फोर हेड बनाएगी। रूफ ऑफ द नेज़ल कैविटी, तो आप देखिए नेज़ल कैविटी का जो रूफ है, जो उसका टॉप जो है नेज़ल कैविटी का, वो भी फ्रंटल बोन से बना हुआ है। एंड द रूफ ऑफ द ऑर्बिट्स, तो देखो दोनों ऑर्बिट्स जो हैं आंखों के ऊपर जो है टॉप में, जो ऑर्बिट कहते हैं ये आंखों का रीजन जो है ऑर्बिट है, तो इसका टॉप जो है वो भी देखो ग्रीन कलर का है। तो रूफ ऑफ नेजल कैविटी एंड रूफ ऑफ द ऑर्बिट को भी ये बनाएगी। इट कंटेन्स द 2 फ्रंटल साइनसिस, 1 अबव ईच आई, तो हर एक आंख के ऊपर इसके पास साइनसिस मौजूद होते हैं। तो दोनों साइनसिस बनाते, दोनों आइज़ के एक साइनस बनाएगी, ठीक है। तो ये है जी हमारे फ्रंटल बोन। इट इज़ अ सिंगल, आप देख लें इस कहीं भी पेयर मौजूद नहीं है इसमें, तो ये सिंगल बोन है। और इस एंगल से भी आप इसे देख सकते हैं, ये देखें, ये है हमारी फ्रंटल बोन, डेट इज़ अ फ्रंटल बोन, ठीक है। जो सिंगल होती है, इसमें कहीं पे भी जॉइंट मौजूद नहीं, तो ये है जी फ्रंटल बोन। सेकंड पे बात करेंगे हम पेरिटल बोन्स। फिर है जी पेरिटल बोन्स, सेकंड नंबर पे पेरिटल बोन्स। आप पेरिटल बोन देख, ये है जी पेरिटल बोन जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, आप इधर से भी देख सकते हैं, ये पेरिटल बोन्स। और इसमें जो है हम यहाँ से ये देखते हैं, ये है जी पेरिटल बोन, ये। तो अब इसमें क्या है जी पेरिटल बोन, दीज आर लोकेटेड ऑन साइड ऑफ द स्कल जस्ट बिहाइंड द फ्रंटल बोन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो कलर में फ्रंटल दिखाए, फ्रंटल के बिहाइंड जो है पेरिटल बोन मौजूद होती है। इट फॉर्म द बल्गिंग साइड्स एंड, तो हमारी जो हेड की दोनों साइड जो होती हैं, बल्गिंग साइड जो है वो पेरिटल बोन से बने होते हैं। रूफ ऑफ द क्रेनियम, तो बेसिकली क्रेनियम जो है, क्रेनियम का जो उसका रूफ जो है ये बनाती, इसका छत जो है वो पेरिटल बोन ही बनाती है। बोथ आर फ्यूज टूगेदर इन द मिड लाइन, तो ये दो होती हैं, एक जो है राइट साइड पे, दूसरी लेफ्ट साइड पे, और दोनों आपस में मिली होती हैं। तो बोथ पेरिटल बोन्स फ्यूज टूगेदर बाय अ सूचर कॉल्ड सेजिटल सूचर, तो ये एक जॉइंट बनाते हैं पेरिटल
दोनों पेरिटल बोन्स आपस में, दोनों बोन जो है मिलती हैं तो इसे एक सूचर बनाते हैं जिसे कहते हैं सैजिटल सूचर, जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा और आपको वो भी दिखा देते हैं। तो क्लास आप ये देख सकते हैं, ये है जी जो रेड कलर हाईलाइट किया गया, दोनों तरफ की जो है पेरिटल बोन्स आपस में जब मिलती हैं एक सूचर बनाती हैं, एक जॉइंट बनाती हैं, इसे हम कहते हैं सैजिटल सूचर कहते हैं। दोनों पेरिटल बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट मौजूद होता है स्कल की बोन में, तो उसे हम कहते हैं सैजिटल सूचर जो है। तो ये आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, डैट इज अ सैजिटल सूचर। नेक्स्ट है जी ऑक्सीपिटल बोन्स। ये सिंगल होती है, इट फॉर्म द बैक ऑफ द स्कल एंड द बेस ऑफ द क्रेनियम। तो ऑक्सीपिटल, ये है जी ऑक्सीपिटल बोन, ग्रीन कलर की जो आपको नजर आ रही है, डेट इज अ ऑक्सीपिटल बोन जो होती है, ये हमारे हेड क्रेनियल की बोन है जी, और ये है ऑक्सीपिटल बोन। इट फॉर्म द बैक ऑफ द स्कल and the base of the cranium. It contains a large opening called foramen magnum। तो इसमें एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं foramen magnum, which contain the lower part of the brain। तो उसमें अब लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये भी अभी हम देखेंगे फोरामेन मैग्नम क्या है, ठीक है। और इसके बाद टू ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, इसमें से ये कह लें कि बाहर से निकले होते हैं, आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फोरामेन मैग्नम विच आर्टिकुलर विद द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो इसके पास ऑक्सीपिटल कंडाइल भी है और फोरामेन मैग्नम भी है, ठीक है। और ऑक्सीपिटल कंडाइल जो होते हैं उनमें वो अटैच होते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा जो है, सर्विकल वर्टिब्रा, उसके साथ एटलस के साथ अटैच होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे ये जो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये है ऑक्सीपिटल कंडाइल। तो ये अटैच होते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस के साथ अटैच होंगे। और हमने कहा था ऑक्सीपिटल में जो है, ऑक्सीपिटल बोन में एक ग्रूव सा होता है, एक ओपनिंग सी होती है जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, इसमें लोअर ब्रेन को पार्ट पड़ा होता है। तो ये है जी फोरामेन मैग्नम और ऑक्सीपिटल कंडाइल दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये एक ऑक्सीपिटल बोन में मौजूद होते हैं, फोरामेन मैग्नम एंड ऑक्सीपिटल कंडाइल, ये दो फीचर इसके हो गए। और थर्ड है कि ये सिंगल बोन होती है, एक ही बोन मौजूद होती है। नेक्स्ट है टेम्पोरल बोन्स, ये भी पेयर्ड हैं। आप टेम्पोरल बोन्स को हम देखते हैं और साथ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है टेम्पोरल बोन की। ये है जी टेम्पोरल बोन जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है इधर। दीज बोन्स फॉर्म द पार्ट ऑफ द साइड एंड बेस ऑफ द क्रेनम, कुछ बेस का हिस्सा और कुछ साइड ऑफ द क्रेनम जो है। लोकेटेड नियर देयर लोअर मार्जिन इज एन ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो है ये आप देख सकते हैं, इसके में एक ओपनिंग सी होती है, ये हमारे दोनों कान जो होते हैं इनके अराउंड अबाउट जो है, इनके अंदर जो है बैक पे जो है टेम्पोरल बोन मौजूद है। और इसमें एक टेम्पोरल बोन में एक ओपनिंग होती है बेसिकली, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। तो वो ऑडिटरी मीटस जो है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, बेसिकली वो ये जो हमारे कान का ये सुराख जो है वो बेसिकली जो है टेम्पोरल, यही है, ये टेम्पोरल बोन के अंदर होता है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस जो है। ये टेम्पोरल बोन के अंदर जो है एक सुराख है, और ये हमारे जो कान में हम फील कैसे कर सकते हैं, कान के अंदर जो सुराख होता है वो बेसिकली जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस ही है। द इंटरनल एयर स्ट्रक्चर आर लोकेटेड इनसाइड द टेम्पोरल बोन। तो वो एक ओपनिंग है, फिर बाकी जो एयर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टेम्पोरल बोन के अंदर पड़े होते हैं। बिलो द ऑडिटरी मीटर्स द बोन्स हैव टू प्रोसेसेस, वन इज मेस्टाइड प्रोसेस एंड सेकंड इज स्टाइलाइड प्रोसेसेस। तो इसके अलावा जो है एक तो अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है टेम्पोरल बोन की, ये दो होते हैं, दोनों एक कान की तरफ एक और दूसरे कान की तरफ, दोनों दो हमारे कान हैं और दो ही टेम्पोरल बोन्स होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है, इसमें एक सुराख होता है, और दूसरा जो है इसके पास प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस भी दो तरह के होते हैं, मेस्टाइड प्रोसेसेस एंड स्टाइलेट प्रोसेसेस। ये भी हम देखते हैं कि मेस्टाइड और स्टाइलेट प्रोसेसेस किस तरह के हैं जी। ये है जी इसका, ये देखिए ये है जी स्टाइलेट प्रोसेसेस जो आपको नज़र आ रही है येलो कलर में, और इसी तरह ये टेम्पोरल बोन का होता है।
और इसी तरह और भी इसमें जाइगोमेटिक प्रोसेसेस टेम्पोरल बोन से निकलते हैं, और पेट्रोमेस्टाइड प्रोसेसेस भी हैं, स्क्वेमस प्रोसेसेस भी, सारे प्रोसेसेस जो प्रोसेसेस हैं कि लॉन्ग सी बोन्स होती हैं जो फर्दर अटैचमेंट के लिए, तो इसके पास ये भी मौजूद हैं। तो आप ये देखिए इस तरह से ये टेम्पोरल बोन जो है यहाँ पे मौजूद है, रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही है ये टेम्पोरल बोन, और नीचे से ये देखिए एक लॉन्ग सी बोन निकली हुई है, ये एक ओपनिंग भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल अकास्टिक और मेस्टाइड प्रोसेस, ये नीचे ये जो है बैक वाला ये इसका मेस्टाइड प्रोसेस है। और इसी तरह ये इसका एक प्रोसेस है जिसे हमने नाम दिया हुआ है स्क्वेमस प्रोसेसेस भी हैं, वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ट्यूबरकल भी हैं, जाइगोमेटिक प्रोसेसेस भी हैं, लेकिन आपने जो याद रखने हैं दैट इज़ द मोस्ट मेस्टाइड एंड स्टाइलॉइड प्रोसेसेस भी इसके दो मेन प्रोसेसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सिफनॉइड बोन्स, इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट एंड टू विंग्स लाइक लेटरल पार्ट्स, इट हेल्प टू फॉर्म द बेस ऑफ द क्रेनियम, साइड ऑफ द स्कल एंड फ्लोर तो ये है जी सिफनाइड बोन, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिफनाइड बोन, ये पर्पल कलर में जो नज़र आ रही है छोटी सी ये सिफनाइड बोन है, और ये बनाती है फॉर्म द बेस ऑफ द क्रेनियम, साइड ऑफ द स्कल एंड फ्लोर एंड साइड ऑफ द ऑर्बिट, तो ऑर्बिट का फ्लोर और साइड बनाने में भी ये अपना रोल प्ले करती है। इट्स सेंट्रल पार्ट फॉर्म आ डिप्रेशन फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें बेसिकली सिफनाइड बोन में कि इसके सेंट्रल पार्ट में जो है एक पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद, इट कंटेन टू सिफनाइड्स प्रोसेस में, तो इसमें टू सिफनाइड प्रोसेसेस भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है इथमाइड बोन, तो उसके बाद जो है इथमाइड बोन आप देख सकते हैं यहाँ पे इथमाइड बोन, ये नीचे जो है सबसे नीचे जो है ये इथमाइड बोन है जो कि ऑर्बिट के अंदर मौजूद होती है, ये रेड कलर के आप देख सकते हैं ये इथमाइड बोन है, और इट इज़ अ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द सिफनाइड बोन, तो सिफनाइड आप देखें ये जो पर्पल कलर की है, पिंक कलर की जो है, पिंक कलर के बिल्कुल सामने जो है वो रेड कलर की बोन है जिसे हम इथमाइड कहते हैं। सिफनाइड बोन के फ्रंट में इथमाइड बोन होती है, इट फ्रॉम द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, तो नेजल कैविटी का बेसिकली रूफ में भी ये पार्टिसिपेट करती है। स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर एंड ऑर्बिटल वाल्स एंड वाल्स ऑफ द नेजल कैविटी में भी ये अपने रोल प्ले करती है। एक बड़ी सी बोन होती है जो दोनों तरफ मूव करे, दोनों ऑर्बिट की तरफ मूव करती है। तो ये थी सिफनाइड एंड इथमाइड बोन्स, आप ये देख सकते हैं सारी बोन्स यहाँ पे। तो क्लास ये था जी, आज के इस लेक्चर में हमने स्कल को देखा और स्कल के दो पार्ट क्रेनियम एंड फेशियल स्केलेटन, देन हमने बात की क्रेनियम की, तो क्रेनियम की बोन्स जो हैं 8 हमने पिक्चर के साथ जो है डिटेल में देख लिया कि फ्रंटल बोन्स एक होती है, कौन कौन से पार्ट्स बनाएगी, देन पेरिटल बोन्स इज अ डबल बोन्स, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन्स इज आल्सो अ पेयर्ड बोन, सिफनाइड बोन एंड इथमाइड बोन। तो ये था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे उर्दू मीडियम का जो है उसका टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे थे कि इसमें हमने निगलना जो है स्वेलिंग का पार्ट है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पार्ट है, इसका कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो अब हम कवर अप करेंगे। उसमें स्वेलिंग जो है ये है जी, अब उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम स्पेसिफिकली जो है ये कर रहे हैं। निगलना जो है स्वेलिंग, सबसे पहले हम देखेंगे ये किस तरह से होती है। तो देखते हैं जी, जो ग़िज़ा हम खाते हैं निगलते हैं, निगलने का अमल बज़ाहिर इंतहाई सादा मालूम होता है, लेकिन फिल वाक़या ये एक पेचीदा अमल है, और इस अमल की इब्तिदा तो इंसान अपने इरादे से करता है, लेकिन इसका अख्ताम या तकमील गैर इरादी होता है। तो बेसिकली निगलना जो स्वेलिंग जो होता है इतना ईजी काम नहीं जितना हम समझते हैं। इसमें जो है स्टार्टिंग में स्वेलिंग का प्रोसेस जो है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, लेकिन जब आप निगल लेते हैं, स्वेल कर लेते हैं, उसके बाद ये इनवॉलेंट्री हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट होती है उसमें। तो स्वेलिंग बेसिकली ये पेचीदा अमल 3 मरहलों में मुकम्मल होता है। तो स्वेलिंग जगह है जो हम लुकमा लेते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद निगलते हैं, उसे आगे मूव करते हैं प्रेशर के साथ, जो है हम एसोफेगस की तरफ मूवमेंट करते हैं, उसे निकलना कहते हैं। ये 3 मराहल में कंप्लीट होता है।
इब्तदाई मरहला, सबसे पहला मरहला निगलने के अमल का इब्तदाई मरहला अरादी मरहला भी कहलाता है, क्योंकि इस मरहले का आगाज़ हम अपने अरादे से करते हैं। इस मरहले का ताल्लुक मुंह से है, इसलिए इसे बक्कल स्टेज भी कह देते हैं। यानी बक्कल जो अपनी मर्ज़ी से जो हम निकल जो है उससे हम चबाएंगे, खाना लेंगे, उसे चबाएंगे, ठीक है। तो बक्कल स्टेज आएगी सबसे पहले। तो इसमें होता क्या है जी, बक्कल स्टेज में जो ही ग़िज़ा का नवाला ज़ुबान के पिछले हिस्से को छूता है, हम जब चबाने के बाद पीछे थोड़ा सा मूव करेंगे, इसे पिछले हिस्से को छूता है, तो इसमें मौजूद असाब यानी नर्वस सिस्टम की जो है क्रेनियल नर्व्स की जो ब्रांचेस मौजूद हैं, और इसके साथ साथ इसके करीब हलक के हिस्से का यानी गले के हिस्से में मौजूद असाब कुछ मखसूस केमी पैगामात नावी 10वीं दिमाग असबों के ज़रिए, यानी दिमाग की क्रेनियल नर्व्स जो हैं, नावी क्रेनियल नर्व्स और 10वीं क्रेनियल नर्व्स, अच्छा, कुछ केमी पैगामात नावी और 10वीं दिमागी असबों के ज़रिए, यानी नावी जो क्रेनियल नर्व्स होती है इसे हम कहते हैं ग्लासोफ्रेंजियल नर्व्स, ग्लासोफ्रेंजियल नर्व, और 10वीं दिमागी क्रेनियल नर्व जो होते हैं उसे हम कहते हैं वेगस नर्व, यानी ग्लासोफ्रेंजियल और वेगस नर्व के असाबों के ज़रिए दिमाग के आखिरी हिस्सा जो है मेड्यूला की तरफ पहुंचते हैं। तो फिर जो है वो जब हम पीछे की तरफ ग़िज़ा को धकेलते हैं, थोड़ा पिछले हिस्से को हमारा जो है ओरल कैविटी में जब बैक रीजन को जब टच करती है ग़िज़ा, तो फिर जो है ये नर्व्स जो है 9th और 10th यानी ग्लासोफ्रेंजियल और वेगस नर्व की जो ब्रांचेस हैं वो एक्टिवेट होती हैं और मेडुला तक पैगाम पहुंचाती हैं। मेडुला ये पैगाम वसूल करने के बाद इन्हीं असाबों के ज़रिए यानी ये ग्लासोफ्रेंजियल और वेगस नर्व के ज़रिए ज़ुबान और मुँह के अज़लात को वापस पैगाम भेजता है। तो वो फिर ज़ुबान और मुँह के अज़लात को पैगाम क्या भेजता है, जिसके नतीजे में ज़ुबान सुकड़ कर ऊपर की तरफ, वो कहता है ज़ुबान, वो कहता है अच्छा जी अब रेडी है, ये जो नवाला है, जो खुराक है वो रेडी है एक स्वेलिंग के लिए। तो ज़ुबान सुकड़ कर ऊपर की तरफ उबर कर सख्त तालू यानी हार्ड पहले को छू लेती है, ज़ुबान ऊपर की तरफ उठती है, वो पैगाम भेजता है जी मेडुला है उसे, और नवाला खलक की तरफ धकेला जाता है। ऊपर की तरफ होगा स्पेस कम होगी तो उसे धक्का लगता है नवाले को, और वो खलक की तरफ गले की तरफ मूव कर इस मौके पर अमल तनफ़ुस रुक जाता है। जब हम स्वेलिंग करते हैं तब जो है एक टाइम में या तो स्वेलिंग हो सकती है या रेस्पिरेशन, तो हम थोड़ी देर के लिए रेस्पिरेशन रुक जाती है। इस मरहले को हम अपने इरादे से शुरू और ख़त्म कर सकते हैं, मर्ज़ी से हम निकलते हैं। ये था पहला मरहला। उसके बाद है सानवी मरहला, दूसरा मरहला जो है सानवी मरहला जो है, ये मरहला ग़िज़ा के खलक में पीछे के बाद शुरू होता है। जब पीछे में ये मरहला गैर इरादी होता है। ग़िज़ा खलक में पहुंचने के बाद हर हालत में मैदे में चली जाती है, वह खलक में पहुंचा दी ग़िज़ा, अब सेकंड मरहला स्टार्ट है। इसे रास्ते में रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती, लिहाजा ये मरहला हमारे इरादे से बाहर है, लिहाजा इससे सानवी मरहला जो होता है इनवॉलेंट्री होता है, गैर इरादी होता है। लुकमा खलक में पहुंचने के बाद खलक के अंदर मौजूद असाब में पैगामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब खलक में चला गया गले में, तो अब वहाँ पे भी असाब जो है मौजूद हैं। ये पैगामात 10वीं दिमाग असबे यानी 10वीं दिमाग के जो नर्व होती है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, के ज़रिए निकलने वाले मरकज़ जो है स्वेलिंग सेंटर जो है मेडुला में था तक जाता है कि अब पैगाम फिर दोबारा से खलक में अब नवाला चला गया, खलक जो है पैगाम भेजता है वेगस नर्व के थ्रू जो है दिमाग का जो है स्वेलिंग सेंटर है जिसे हमने मेडुला कहा वहाँ तक, और मरकज़ से पैगाम नावी 10वीं 11वीं दिमाग असबे यानी क्रेनियल नर्व्स, अब वापस पैगाम 10वीं के थ्रू गया, लेकिन वापस जो पैगाम आया नावी जो है क्रेनियल 9th क्रेनियल नर्व जो है जिसे हम कहते हैं ग्लासोफ्रेंजियल नर्व, इसी तरह 10वीं क्रेनियल नर्व जो है जिसे हम कहते हैं वेगस नर्व, और 11वीं जो है जो नर्व है उसे हम कहते हैं एक्सेसरी नर्व जो है, 11वीं नर्व को एक्सेसरी नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व जो है के ज़रिए खलक में आता है। तो वह पैगाम ये तीनों नर्व्स लेके आएंगी खलक में। वापसी पर ये पैगाम खलक के अज़लात नरम तालु सॉफ्ट पैलेट जो होता है और ज़बान के जो की जड़ के अज़लात तक पहुंचता है। तो ये पैगाम जो है जो नर्व्स लेके हैं ये नरम तालु यानी सॉफ्ट पैलेट और जो है ज़बान के बेस ऑफ द रूट ऑफ द टोंग तक पहुंचता है, जिसके बाद खलक की दीवारें सुकड़ कर ग़िज़ा को मरी की तरफ धकेलते। तो इसके बाद जो है खलक में चला गया नीचे, अब खलक में फर्दर जो है रूट ऑफ द टोंग और जो है सॉफ्ट पैलेट जो होता है ये मज़ीद जो है इसको लुकमा जो होता है उसे मरी यानी एसोफेगस की तरफ फर्दर धकेलते हैं। नरम तालु के अज़लात की हरकत के नतीजे में नाक और खलक का दरमियानी रास्ता बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये ना हो कि वो लुकमा जो है कहीं नोज़ में चला जाए, या फिर उसके बाद जो है हो सकता है कि हम जो दूसरी हमारी
ट्रैकिया है उसमें जा सकता है, इसलिए तो नरम तालू तक पैगाम आता है कि भाई आप अपनी सेफ्टी प्रोवाइड करो। नरम तालू क्या करता है, वो भी नाक ऊपर वाला हिस्सा है उसे भी बंद कर देता है, और जो ट्रैकिया जो हमारे उसे भी बंद कर देता है, और गज़ा नाक की तरफ नहीं जा सकती। नरखरा ऊपर की तरफ हरकत करके, वो ग्लॉटस एपिग्लॉटस जो है हरकत करके सांस के रास्ते को, नरम तालू ने जो है नेज़ल कैविटी को प्रोटेक्ट किया कि जो है नोज़ में ना चले जाए, और जो नरखरा है जो ग्लॉटस और एपिग्लॉटस का है वो बंद कर देते हैं सांस के रास्ते को। इसके साथ ही ज़ुबान मज़ीद पीछे की तरफ हो जाती है। तो ये देखो, ये सानवी मरहला, दूसरा मरहला आ गया। ये खलक के अंदर था, पहला मरहला था हमने मुंह के अंदर, माउथ के अंदर किया। दूसरे में खलक के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं कि नेज़ल कैविटी को बंद किया, और इसी तरह जो ट्रैकिया जो है उसे भी क्लोज़ किया, नेज़ल कैविटी को, नरम तालू और ट्रैकिया को जो है ग्लॉटस और एपिग्लॉटस जिसे हम नरखरा कहते हैं वो बंद कर देता है, और इस तरह से जो है लुकमा जो होता है वो मरी की तरफ जो है एसोफेगस की तरफ मूव करता है। उसके बाद आखिरी मरहला इसका है, ग़िज़ा निकलने का आखिरी मरहला भी गैर इरादी है, यानी सानवी और आखिरी जो दोनों जो हैं ये गैर इरादी है। इस मरहले में ग़िज़ा मरी में पहुँच चुकी होती है, ग़िज़ा मरी में पहुंचकर इसकी दीवारों पर खिंचाव डालती है। अब एसोफेगस में चली ग़िज़ा, अब उसकी दीवारों पर दबाव डालेगी तो वहाँ से पैगाम 10वीं नर्व दिमागी असाब के ज़रिए, 10वीं यानी वेगस नर्व वहाँ पे भी मौजूद है एसोफेगस में, मेडुला में मौजूद, निकलने के वाले मरकज़ तक पहुँचती है। वहाँ से असाब के ज़रिए पैगाम वापस मुंतकिल होता है। ये पैगाम मरी में मौजूद मखसूस असाब वसूल करते हैं और मरी के अज़ालात को फैलने और सिकुड़ने का हुक्म देते हैं, जिसके बायस मरी में ऊपर से नीचे तक एक लहर शुरू हो जाती है। ये लहर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जब बेसिकली वो जो है फूड जब टच करती है तो उसकी दीवारों में एक टेंशन या खिंचाव आएगा, जिससे जो है नर्व जो मौजूद हैं वेगस नर्व के जो ब्रांचेज हैं वो सेंस करती हैं, वो ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से पैगाम वापस आएगा, फिर कहते हैं पैगाम मिलता है मसल को कि अब जो है पेरिस्टाल्टिक स्टार्ट कर दें। जब ग़िज़ा मरी के निचले सुराख तक पहुँची है तो दिमागी पैगामात के तहत ये छल्ला यानी स्फिंक्टर ढीला पड़ जाता है और ग़िज़ा मैदे में दाखिल हो जाती है। तो इस तरह से ग़िज़ा जो है मैदे में दाखिल होती है। तो क्लास ये था जी हमारा आज का लेक्चर उर्दू मीडियम के लिए, ये भी काफ़ी है मेरा ख्याल है। और इसमें जो आज हमने स्वेलिंग जो है उस प्रोसेस को देखा है कि स्वेलिंग क्या होती है। स्वेलिंग ने फिर देखा, उसमें उनका 3 मराहल हैं। इब्तदाई मरहला है जो कि बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में जो स्टार्ट होता है, इसमें हार्ड पैलेट बेसिकली अपना रोल प्ले करता है। टोंग जो ऊपर की तरफ उठती है और हार्ड पैलेट जो है के साथ जाकर लग जाते हैं, जिससे जो है इसे फोर्सफुली जो है खलक में धकेल दिया जाता है। ये पहला मरहला अरादी होता है। और सेकंड मरहले की बात करें, दूसरा जो है सानवी मरहला, फिर हमने बात की कि सानवी मरहला खलक में होता है। इसमें जो है 10वीं नर्व जो होती है वेगस नर्व मेनली जो है वो अपना पैगाम जो है लेके जाती है मेडुला तक, मेडुला से आगे फिर पैगाम वापस जो है, ये याद रखना चाहिए, 3 नर्व्स, नावी, 10वीं 11वीं नर्व जो है, नावी नर्व को हम कहते हैं ग्लॉसोफ्रेंजियल, 10वीं को वेगस, और 11वीं नर्व को हम कहते हैं सेंसरी नर्व जो है कहते हैं, उसके थ्रू पैगाम वापस आता है। और फिर नरम तालू जिसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं और नरखरा, ये दोनों अपना रोल प्ले करता है। नरम तालू जो है या सॉफ्ट पैलेट जो है वो नेज़ल कैविटी को बंद करता है रास्ते को, ताकि नाक में गुजारना चली जाए, और जो नरखरा है वो ट्रैकिया को क्लोज़ कर देता है ताकि जो है ग़िज़ा उनमें ना जाए, और ग़िज़ा सीधी जो है फिर चली जाती है एसोफेगस मरी में चली जाती है। आखिरी मरहला ये भी गैर इरादी होता है। लास्ट मरहला जो होता है ये भी गैर इरादी होता है, और इसमें भी जो है फिर मेडुला तक पैगाम जाता है। जब एसोफेगस की दीवारों में तनाव सा आता है, उससे पैगाम टेंस नर्व लेके जाती है, वहाँ से पैगाम आता है, और इसके नर्व जो हैं, असाब जो हैं, वो कंट्रैक्शन करवाते हैं, मसल्स को कहते हैं कि अब जी मूवमेंट पैदा करते हो, जिससे जो है एसोफेगस के मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है ग़िज़ा मूव करती हुई एसोफेगस के निचले किनारे तक पहुँच जाती है, और वहाँ पर जो है स्टोमक का फर्स्ट स्फिंक्टर जिसे हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं वहाँ तक पहुँचता है, और इससे जो जब वो वेव आती है तो वो स्फिंक्टर को लूज़ करता है, जिससे जो ग़िज़ा स्टोमक में एंटर हो जाती है। तो इस तरह से ग़िज़ा स्टोमक तक पहुँचती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे कि स्टोमक में फिर ग़िज़ा के साथ क्या कुछ होता है और ग़िज़ा क्या है। ठीक है जी क्लास, तो आप लोग अच्छी तरह से अपना ये जो लेक्चर्स मिल रहे हैं इन्हें अच्छी तरह से रेडी करें, तैयार करें, ठीक है, ताकि आपका जो स्टडी का मरहला है वो कहीं पर स्टॉप ना हो जाए। ठीक है जी क्लास, ओके, और अल्लाह हाफिज़।